नमस्कार, बीए सेकेंड ईयर और संस्कृत। आज हम कल क्लास बात कर रहे थे कि पाठ्यक्रम की जो संस्कृत का पाठ्यक्रम है कक्षा 10वीं की जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में बात कर रहे थे। उससे संबंधित हम लोगों ने देखा था कि कैसे वहाँ पर पाठ्यक्रम के अंतर्गत गद्य पद्य रचना छंद अलंकार कोश आदि को लिया गया है। और हम लोगों ने पत्र धातु रूप शब्द रूप की बात की थी। आज हम उससे आगे लिखेंगे तो टॉपिक वही है हमारा कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं के लिए संस्कृत विषय 10वीं के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्यक्रम की समीक्षा मतलब पाठ्यक्रम जो दिया गया है संस्कृत का 10वीं कक्षा का उसकी समीक्षा हम लोग जो चीजें दी गई हैं पाठ्यक्रम के अंतर्गत उसके माध्यम से हम लोग कर रहे थे। तो कल हम लोगों ने देखा था पत्र के बारे में, रुग्णता से संबंधित पत्र है, विवाह से संबंधित, भ्रमण आदि से संबंधित पत्र। इसके अलावा भी पत्र दिए गए हैं अथवा के अंतर्गत जो कि है गांव है, शहर है, आप जहाँ रहते हैं वहां से संबंधित अधिकारियों को पत्र किस प्रकार लिखा जाता है उसके बारे में भी 10वीं कक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है। फिर हमने धातु रूप और शब्द रूप के बारे में बात की थी और इनका टोटल जो है उसके हम लोगों ने ये टोटल 15 नंबर का आप लोगों की रचना से संबंधित आता है। अब है पद्य काव्य। पद्य काव्य के अंतर्गत पद्य काव्य है वो भी है 25 नंबर का दिया गया है 10वीं के पाठ्यक्रम के अंतर्गत। इसके अंतर्गत पाठ्य पुस्तकात् द्वयो पद्यो वहां पर गद्यों की व्याख्या थी, यहाँ पर पद्यों की यानी पद्यांश की व्याख्या। पद्यो सप्रसंग व्याख्या। ठीक है, वो कितने नंबर की है? 6 नंबर की ये व्याख्या होगी। मतलब कि 2 व्याख्या दी होगी और उनमें से एक व्याख्या 3 नंबर की मानी गई है पाठ्यक्रम के अंतर्गत 2 व्याख्या। तो फिर नेक्स्ट है अति लघुत्रात्मक प्रश्नाः। अति लघुत्रात्मक प्रश्नाः। अति लघुत्रात्मक प्रश्नाः और इनको नंबर दिए गए हैं 5 नंबर के। फिर है लघुत्रात्मक प्रश्नाः और इनका अंक भार भी 5 है। 5 नंबर के लघुत्रात्मक प्रश्न बताए गए हैं। अगले हैं फिर है प्रति कार्यो विषय लघुत्रात्मक प्रश्न।
प्रश्न। जो प्रतिकार है जिनके द्वारा रचना की गई है, अब यहाँ पर पद्य की बात है तो पद्य से संबंधित ही आएगा। तो पद्य जो पद्य मतलब कि हम काव्य की बात कर रहे हैं तो काव्य से संबंधित जो पद कृतिकारों द्वारा रचित है उनसे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको भी 5 नंबर के वो प्रश्न आएंगे। फिर लास्ट है इसमें द्वयो श्लोकयो सप्रसंग भावार्थम लेखनम, और ये है 4 नंबर। टोटल हो गए हमारे 25, 4 और 6 10, 10 और 15 25 नंबर। ठीक है, तो हम लोगों के पद्य के प्रकरण में हमने पहले बात करी गद्य की, फिर रचना की बात करी और आज हम लोगों ने बात करी है पद्य काव्य की। तो पद्य काव्य को इस प्रकार मैंने जो सारियां आपको पहले वीडियो के अंदर बताई थी उसमें मैंने बताया था कि गद्य 25 पद्य 25, तो पद्य के अंदर ये 25 का डिवाइडेशन पाठ्यक्रम में इस प्रकार निर्धारित किया गया है। अब अगला जो है हम लेंगे छंद। सारणी आपके सामने होगी तो आपको रिमाइंड होते जाएगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में उस सारणी को बनाना। फिर है छंदासी, मतलब कि जो छंद दिए गए हैं। छंद के अंतर्गत छंद है 5 नंबर के, सारणी में हम लोगों ने देख लिया था। छंद को दिए गए हैं 5 नंबर और इसके अंतर्गत भी प्रहर्षिणी, वसंत तिलका छंद है ये। नेक्स्ट है मालिनी, जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है। मालिनी मंत्रकांता। नेक्स्ट है स्त्रंगधरा, फिर है हरिणी, शिखरिणी, सादुर विक्रीडितम। छंद कितने नंबर के? 5 नंबर के निर्धारित है। छंद जो पाठ्यक्रम में दिए गए हैं 5 नंबर के, इनमें से किसी भी छंद के बारे में पूछा जा सकता है और उसका वर्णन पाठ्यक्रम में दिया गया है। फिर है अलंकारः। अलंकार के अंतर्गत अलंकार भी 5 नंबर के निर्धारित है और इसमें अनुप्रास, यमकः, श्लेषः, ये सारे क्या हैं? अलंकार, जो कि 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। श्लेष विभावना, उपमा, रूपकम, रूपक जो अलंकार है, रूपकम। फिर है दृष्टांत, और अतिशयोक्ति या विशेषोक्ति उसको हम, ठीक है। तो ये सारे
लास्ट जो है पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है वो है कोश। कोश 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 के अंतर्गत अमर कोश से कोश है वो भी आपके 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में 5 नंबर का दिया गया है। अमर कोशस्य अष्टम जो पाठ दे रखा है वो अमर कोश से संबंधित है, उसी के बारे में प्रश्न पाठ्यक्रम के अंतर्गत लिए जाते हैं और पाठ्यक्रम के अंतर्गत अमर कोश के बारे में बताया गया है। कोश से संबंध क्या है? अमर कोश। अमर कोश प्रथम कांडस्य, जो प्रथम कांड दिया गया है 10वीं कक्षा की जो सिलेबस में, सप्तम श्लोकतः चत्वारिंशतम श्लोक पर्यंत। ठीक है, अब लास्ट जो है वो कोश है। कोश के अंतर्गत से 5 नंबर का प्रश्न बनता है। इसमें 44 जो श्लोक दे रखे हैं उन्हीं के माध्यम से जो प्रथम खंड है उसके 7 जो भाग है मुख्य, उसके अंतर्गत से 44 श्लोकों को लिया गया है, उससे संबंधित प्रश्नों पाठ्यक्रम के अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, तो अब ये बात हो गई हम लोगों की पाठ्यक्रम की। ऑल ऑफ पाठ्यक्रम हमने देख लिया, गद्य, रचना, पद्य, छंद, अलंकार और कोश। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर हुई कि पाठ्यक्रम के इन चीजों को इंक्लूड किया गया है। जो 10वीं में हाल ही में पाठ्यक्रम है उसी चीजों को मैंने आप लोगों को बताया है कि पाठ्यक्रम में इन चीजों को इंक्लूड किया गया है। और जहां हम पूर्णांक की बात करते हैं, पूर्णांक, तो 80 + 20 और बराबर हो गया 100। तो ये 80 नंबर का तो प्रश्न पत्र है, उसके अंतर्गत दिया गया है, प्रश्न पत्र बनता है। और जो 20 नंबर है वो सत्रांक के रूप में बच्चों को दिए जाते हैं। अब ये सत्रांक है वो जो इस पाठ्य पुस्तक जो दी गई है, पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो पाठ्य पुस्तक निर्धारित की गई है उसके अंतर्गत सत्रांक के बारे में कुछ नहीं दे रखा है कि सत्रांक को किस प्रकार दिया जाएगा, किस प्रकार चेक किया जाएगा, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा पाठ्यक्रम। अब देखते हैं हम लोग इसी किताब के आधार पर, इसी पाठ्यक्रम के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे। तो समीक्षा की बात आती है तो पहला बिंदु है शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य। अब जो ये 10वीं कक्षा की जो पाठ्यक्रम को निर्धारित किया गया है वो किन शिक्षण उद्देश्यों को लेकर किया गया है। तो हम बात करें यहाँ पाठ्यक्रम की और समीक्षा की बात कर रहे हैं तो 10वीं कक्षा का जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है तो उसके अंतर्गत बिल्कुल साफ रूप में शिक्षण उद्देश्यों को नहीं बताया गया है। तो मतलब कि जो पाठ्य पुस्तक है उसके अगर जो पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो पाठ्य पुस्तक निर्धारित की गई है उससे पूर्व पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, तो पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारण किया जाता है। तो पाठ्यक्रम में शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण नहीं किया गया है और किया गया है वो भी बिल्कुल साफ नहीं दिया गया है कि कौन से उद्देश्यों की पूर्ति इस पाठ्यक्रम से होगी। फिर दूसरा जो बिंदु है समीक्षा के अंतर्गत हम समीक्षा कर रहे हैं उद्देश्यानुसार पाठ्यक्रम, उद्देश्यानुसार पाठ्यक्रम। जब उद्देश्यों का निर्धारण ही साफ नहीं किया गया है तो दिखती बात है। तो पाठ्यक्रम में उद्देश्यों की पूर्ति किस प्रकार होगी, तो उद्देश्य के अनुसार पाठ्यक्रम पूरी तरह से तो पाठ्यक्रम उद्देश्य पर निर्धारित नहीं है। ठीक है, तो ये है मैं आप लोगों को जो समीक्षा करके बता रही हूँ वो 10वीं कक्षा
जो हाल में पुस्तक चल रही है उसके आधार पर आप लोगों को करके बता रही हूँ, ठीक है। तो उद्देश्य अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है। फिर है पाठ्यक्रम का संगठन। पाठ्यक्रम का संगठन। अब पाठ्यक्रम के संगठन की हम बात करें तो इकाइयों में विभक्त है, तो सही बात है, क्योंकि हम लोगों ने देखा, जो मैंने आप लोगों को अभी पहले सारा डिवाइड करके गद्य पद्य रचना, ठीक है, वो सारी बताई, तो वो उनका डिवाइडेशन हो रखा है। यदि हम छंद की बात करते हैं तो पर्टिकुलर बता रखा है कि कौन कौन से छंद पढ़ाए जाएंगे, तो मतलब कि संगठन है वो सही है, ठीक है। 10वीं कक्षा के जो पाठ्यक्रम उसमें संगठन जो दिया गया है वो सही दिया गया है। फिर है शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां, अब पाठ्यक्रम में शिक्षण विधियों को अलग अलग तरीके से नहीं बताया गया है कि किन आधार पर एक शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में शिक्षण विधियों का प्रयोग करेगा और वो उनके शिक्षण को प्रभावी बनाएगी, तो ऐसा क्लियर नहीं दे रखा है, मतलब कि बिल्कुल स्पष्ट रूप में नहीं हम कह सकते कि शिक्षण विधियों को बताया गया है समीक्षा के रूप में। नेक्स्ट है पाठ्यक्रमीय क्रियाएं। पाठ्यक्रमीय क्रियाएं, पाठ्यक्रमीय क्रियाएं मतलब कि जो पाठ से संबंधित कुछ क्रियाओं द्वारा पाठ को रुचिपूर्ण बनाया जा सकता है, प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है, ज्ञान को स्थायी करने के लिए इन सहगामी क्रियाओं या पाठ्यक्रमीय क्रियाओं का उपयोग किया जा सकता है। तो यदि हम पाठ्यक्रम की बात करें तो केवल उसके अंदर बताया गया है कि पाठ को किस प्रकार पढ़ाना है, मतलब कि पाठ किस प्रकार है। हालांकि उसके अंतर्गत यदि अगर गद्य की बात करें तो गद्य दिया है, फिर उससे संबंधित जो विशेष शब्दार्थ हैं, कुछ संधि विच्छेद की बात कर लें तो वो दे रखा है, और पर्टिकुलर भावार्थ भी दे रखा है पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही। पाठ्यक्रम के द्वारा मतलब कि जो भावार्थ वगैरह है उनके द्वारा वो बच्चे सीख सकेंगे। लेकिन पाठ्य सहगामी क्रियाओं की बात करें या पाठ्यक्रमी क्रियाओं की बात करें तो वो अलग अलग से पाठ्यक्रमी क्रियाएं नहीं दे रखी है पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं में। नेक्स्ट है विधाओं का समावेश। विधाओं का समावेश। अब विधाओं का समावेश तो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया, गद्य पद्य और व्याकरण से संबंधित छंद अलंकार वगैरह, तो सभी का समावेश इस पाठ्यक्रम के अंदर किया गया है और वो उचित है। अगला है छात्रों की ग्राह्य क्षमता, मतलब कि जो ग्रहण करने की क्षमता है। तो छात्र ग्रहण किस प्रकार करेंगे, तो पाठ्य कैसे होने चाहिए, अवबोध पाठों के अंदर अवबोध होना चाहिए, रचनात्मक होने चाहिए। तो अगर हम 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम की बात करते हैं, उससे संबंधित विधाओं की बात करते हैं, तो उनके अंतर्गत अवबोध से संबंधित तो बहुत सारी जानकारी है, लेकिन रचनात्मक कुछ भी नहीं है। तो रचनात्मक अगर इसके अंतर्गत होगा तभी बच्चे उसको ग्रहण कर सकेंगे। तो ग्राह्य क्षमता की बात करें हम तो यहाँ पर अवबोध तो हो रहा है, लेकिन रचनात्मक कार्य कुछ नहीं हो रहा है पाठ्यक्रम के अनुसार। नेक्स्ट है छात्रों की आवश्यकताएं। छात्रों की आवश्यकताएं, अब छात्रों की क्या आवश्यकता होती है, ठीक है। बच्चे हर ज्ञान को व्यवहार में अगर सीखेंगे तो वो ज्ञान स्थायी होता है। तो बच्चे हर चीज को व्यवहार, मतलब कि अगर यदि हम कुछ चीजें सिद्धांत में सिखा रहे हैं तो बच्चे उनको सीखने में थोड़ी कठिनाई उनको उत्पन्न होती है। यदि वही चीज हम व्यवहार में सिखाते हैं बच्चे को तो वो इजीली समझ लेते हैं। अगर उदाहरण के लिए हम लोग किसी कविता की बात करें तो बच्चों को छोटी कक्षा में हम लोग कविताएं रटवा देते हैं, बच्चे रट लेते हैं, उसको बोल देते हैं। वही बात उसको समझने की आती है जब उनकी एक एज में उन चीजों को समझते हैं तो उसके वो भावार्थ को भी ग्रहण करते हैं। वही बात है कि जो छात्रों की आवश्यकता है और 10वीं कक्षा का यदि बालक है तो उसको किस प्रकार की आवश्यकता है, पाठ्य से संबंधित किन किन चीजों की आवश्यकता है, ग्रहण करने से संबंधित है, कौशल से संबंधित है, रचना से संबंधित है, तो वो
होनी चाहिए, जो कि इस पाठ्यक्रम वैसे तो देखा जाए तो बहुत ही लेंथी पाठ्यक्रम है, क्योंकि बच्चा है 10वीं का बच्चा है, वो भाई जिनको रुचि है वो तो बच्चा उस चीज़ को ग्रहण कर लेगा, लेकिन 10वीं स्टैंडर्ड के बच्चे अगर 11वीं में उनको अपना व्यवसाय से संबंधित सब्जेक्ट लेना होता है, तो बच्चे उसी पर ध्यान देते हैं 10वीं के अंतर्गत भी कि हमारी मार्क्स हैं वो उसी में ज़्यादा आए, और जो कि ये जो सब्जेक्ट है संस्कृत वो मातृभाषा तो है नहीं, तो उन्हें सीखने में कठिनाई आती है। तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो बच्चों की आवश्यकता है उनको ध्यान में रखकर थोड़ा इजीली पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना। सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना। अब जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो पाठों को दिया गया है वो समाज से संबंधित और राष्ट्र चेतना से संबंधित पाठों को लिया गया है, तो वो उचित है। अगला है नैतिक गुणों का विकास। नैतिक गुणों का विकास। नैतिक गुणों का विकास मतलब कि जो आदर्श रूप में स्वीकार किए जाते हैं बच्चों को, हम लोग जिन बच्चों के विकास के लिए हम लोग हमेशा इन नैतिक गुणों के विकास के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। तो बालकों के अंदर जो नैतिक गुणों का विकास है वो उससे संबंधित पाठों का समावेश 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत किया है। वहाँ अगर उनमें देखें तो महाकवि कालिदास द्वारा रचित बहुत सारे जो उनके रचित रचनाएं हैं उनके बारे में, विवेकानंद जी द्वारा विवेकानंद जी का जो पाठ है उनसे संबंधित जो अनुशासन से संबंधित है, ठीक है, तो वो सारी चीजें इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत दी गई, क्योंकि विवेकानंद जी है वो बहुत मतलब कि हमारे लिए बहुत ही आइडल है, तो उनसे संबंधित इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत उस पाठ को दिया गया है। तो बच्चों के अंतर्गत भी उस पाठ्य के माध्यम से नैतिक गुणों का विकास होना संभव है। तो इस प्रकार नैतिक गुणों का विकास बच्चों के अंतर्गत हो सकता है। लास्ट बिंदु है वो है मूल्यांकन। अब हम यदि मूल्यांकन की बात करें, अब वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, गद्य से संबंधित रचनाएं, पद्य से संबंधित है, रचना संबंधित है, छंद है, अलंकार है। अब हम मूल्यांकन की बात करते हैं, तो मूल्यांकन 80 नंबर का तो पेपर बताया गया है जो प्रश्न पत्र मिलता है, और 20 नंबर है वो सत्रांक बच्चों को दिए जाते हैं। अब ये सत्रांक हैं सत्री कार्य के आधार पर दिए जा रहे हैं, किस आधार पर दिए जा रहे हैं उसका कोई मतलब कि उसके बारे में कोई भी सूचना या किस प्रकार दिए जाएंगे इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये चीज नहीं दी गई है। तो यदि अगर पाठ्यक्रम में ये 20 नंबर किस आधार पर दिए जा रहे हैं उनको भी बताया जाएगा, तो पाठ्यक्रम है वो और भी मतलब कि उससे संबंधित जो कार्य है अध्यापक उनको करवाएंगे, और सत्रांक है बच्चों के पूरे जाए या फिर अच्छे जाए इसका प्रयास करते रहेंगे। तो मूल्यांकन में हम ये बात करेंगे कि सत्रांक है उसका क्लेरिफिकेशन नहीं है, वो होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने बात करी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की जो संस्कृत पाठ्यक्रम है उसकी बात करी, उसकी समीक्षा करी। अब आप लोग क्या सुझाव देना चाहोगे, इससे संबंधित क्या सुझाव है? तो सुझाव की यदि हम बात करें तो उद्देश्यों का निर्धारण है वो पाठ्यक्रम को आधार मानकर किया जाना चाहिए। फिर यदि हम बात करें तो 10वीं कक्षा है, उसके बाद बच्चा व्यवसाय से जुड़ेगा और अपने अनुसार सब्जेक्ट लेता है, तो जो पाठ्यक्रम है उसको थोड़ा सा लेंथी ना बनाकर सरल बनाया जाए, क्योंकि जो संस्कृत भाषा है वो बहुत ही जटिल भाषा है, बच्चों को समझने में परेशानी होती है। तो इस कारण से जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत इसे थोड़ा कम मतलब कि भार दिया जाए। फिर अगर यदि हम बात करते हैं तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत सत्रांक है उसको भी क्लियर बताया जाए कि सत्रांक किस पर आधारित है। अब अंत में आप लोग गृह कार्य प्रश्न लिखेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा
कक्षा 10वीं के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्यक्रम की समीक्षा कर सुझाव प्रस्तुत करें। ठीक है, तो आप लोगों को ये जो मैंने आपको कल और अभी जो समीक्षा की है वो समीक्षा को आधार मानकर आप लोगों को भी एक समीक्षा पूरी प्रस्तुत करनी है, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखनी है। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जब भी घर से बाहर जाए तो मास्क का प्रयोग करें या फेस को कवर करके जाए। बाहर जाते हैं तो आपस में 6 फीट की दूरी बनाए रखें और सार्वजनिक स्तर पर जाते हैं तो आप लोग सैनिटाइजर साथ रखें और हाथों को बार बार सैनिटाइज करें या फिर धोने की व्यवस्था हो तो हाथों को बार बार